बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंच चुका है पार्थिव शरीर। अब देख पा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली के अशोक रोड 11 नंबर अशोक रोड में स्थित बीजेपी का हेडक्वार्टर। यहां पार्थिव शरीर रखा जाएगा 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद इसे मुंबई रवाना किया जाएगा। जो जानकारी मिली है आखिरी उसके मुताबिक मुंबई के नारीमन पॉइंट में भी आखिरी दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर का ये दृश्य दरअसल कई परिस्थितियों को जन्म देता है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि आखिरी मौका बीजेपी के भीतर जिस तरीके से शोक की स्थिति हम देख पा रहे हैं उसमें प्रमोद महाजन का ये एक अजीबोगरीब त्रासदी है। दोनों परिवारों के बीच संबंध और आकस्मिक मौत जिस तरीके से हुई ये इस परिवार के लिए वाकई एक बड़ी त्रासदी वाली स्थिति है। जिस समय प्रमोद महाजन भारत की राजनीति में बीजेपी को कहीं एक नई दृष्टि से साधना चाह रहे थे, आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उस वक्त उनके परिवार के भीतर की अंदरूनी कलह ने उनकी हत्या कर दी। और चूंकि प्रमोद महाजन छात्र जीवन से साथ रहे, एक साथ दोनों पढ़ा करते थे जिला परिषद के स्कूल में। उसके बाद अम्बे जोगई में जो बीए कॉमर्स, अम्बे जोगई खासतौर से वो अड्डा था जहाँ पर प्रमोद महाजन और पढ़ाई होती थी साथ में गोपीनाथ मुंडे की, ये लोग साथ में पढ़ाई किया करते थे। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इसलिए भी ये बड़ी स्थिति विकट है क्योंकि शरद पवार जिस तरह से शोक व्यक्त कर रहे थे, कांग्रेस के नेता शोक व्यक्त कर रहे थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार को टपल करके एक संयुक्त सरकार बनाई थी शरद पवार ने, और उस वक्त जनसंघ के लिए काम किया करते थे और फिर बीजेपी के साथ जुड़े थे। एक बड़ी भूमिका गोपीनाथ मुंडे की भी थी उसमें, किस तरीके से तो शरद पवार की निकटता या शरद पवार से निकटता रही गोपीनाथ मुंडे की, तो राजनीति में इस पार और उस पार की दृष्टि से इतर वो उस राजनीति को भी कहीं ना कहीं गोपीनाथ मुंडे समझते रहे कि उस राज्य के लिए कौन सी स्थिति अच्छी रहेगी और किस रूप में वो एक सरकार अगर महाराष्ट्र में बन रही है तो उससे बननी चाहिए। और यही वजह है कि जब 2000 से पहले अगर आ जाइए 1995 में जब बीजेपी और शिवसेना की युति सरकार बनती है तो उसमें इन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है। तो उस समय पहला सवाल यही करते हैं किसी को विरोध तो नहीं है। ये जो सवाल होता है किसी को विरोध तो नहीं, हम सहमति के साथ डिप्टी सीएम बनेंगे, नहीं तो हमें जो मंत्रालय दिया गया गृह मंत्रालय हम उसमें खुश हैं। ये सारी चीज़ें अब आप देखिए इन तस्वीरों को, बीजेपी हेडक्वार्टर की ये तस्वीर। बीजेपी हेडक्वार्टर इन दिनों बहुत बदला है। बीजेपी हेडक्वार्टर में सिर्फ पहले खुली जगह होती थी लेकिन इन सब के बीच स्ट्रक्चर अब बहुत बन गया है। और आप जो देख रहे हैं पीछे कमरा जिसमें है वो खासतौर से पिछले चुनाव के समय ही बनाया गया, जिसमें खासतौर से टेलीविज़न और तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई। हर विभाग अलग अलग बना दिए गए। सांस्कृतिक विभाग के लिए भी कमरा है, किसान संघ के लिए भी एक कमरा है, स्वदेशी को लेकर वहाँ पर। तो बीजेपी हेडक्वार्टर बहुत बदला। वहाँ पर अब ये पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। तमाम नेता मौजूद आ रहे हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, मुरली मनोहर जोशी हो, वेंकैया नायडू हो, हर नेता नज़र यहाँ पर आ रहा है। अनंत कुमार की मौजूदगी है। सारे नेता जो बीजेपी के हैं, रविशंकर प्रसाद, हर नेता वहाँ पर मौजूद आ रहा है। और पार्थिव शरीर रखने के बाद समझ सकते हैं कि किस तरीके से हर दृष्टि कहीं ना कहीं उस शून्यता को अब टटोल रही होगी, जिस शून्यता वेंकैया नायडू नज़र आ रहे हैं किनारे में, जिसके ज़रिए माना जा रहा था कि एक अब कैबिनेट बनी है, एक टीम बनी है और टीम प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई है। अब उस टीम को एकजुटता के साथ, क्योंकि लगातार जेपी नड्डा नज़र आ रहे हैं, गोयल साहब नज़र आ रहे हैं, ये सब लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे थे। और पहली बार पार्टी और सरकार के बीच की लकीर भी मिटती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर देखिए तो बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर राजनाथ सिंह है लेकिन देश के गृह मंत्री भी राजनाथ सिंह है। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा इसमें कोई बहस नहीं हो रही है इस देश के भीतर। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि किस तरीके से अब राजनीति को साधना नहीं बल्कि इस देश को साधना है और आगे बढ़ाना है। तो ये मौका बीजेपी के लिए एक ऐसा है जिसमें वो महसूस कर रही होगी कि अकस्मात एक नेता की मौत, जिसकी पहचान पकड़ राजनीतिक ज़मीनी स्तर पर, जिसकी अपनी समझ बहुत ज़बरदस्त तरीके से रही है और इन सब चीज़ों को हर कोई महसूस कर रहा होगा कि एक ऐसे मौके पर उनका साथ एक ऐसे लोकप्रिय जनाधार वाले नेता ने छोड़ा है जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी। क्योंकि कोई भी सत्ता में जब आता है तो उस सत्ता में आने के बाद उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जश्न का मौका नहीं होता है, जिम्मेदारी पूरा करने का वक्त होता है। यही वजह है कि इस वक्त एक टीम की तरह पूरी की पूरी कैबिनेट नज़र आ रही थी। नेताओं का आपस में एक तालमेल था एक तरीके से, और उसमें ये शोक की घड़ी जाहिर है बहुत
कम ऐसे मौके होते हैं जिसमें आप उल्लास और उत्साह में डूबे हों और सामने एक शोक आकर खड़ा हो जाए, लेकिन ये इस देश में खड़ा हुआ है। पहली बार जनादेश पार्टी को ऐसा मिला। बीजेपी हेडक्वार्टर में चमक दमक बीते 2 हफ्तों से ज़बरदस्त थी, 3 हफ्ते से कहिए आप। 16 तारीख के बाद से ही आवाजाही बढ़ी हुई थी, देश के हर कोने से कार्यकर्ता पहुंच रहे थे लगातार। ये देखिए, ये जो उनकी बेटी है पंकजा, जिसे आप देख रहे हैं, उनके पीछे नज़र आ रही हैं, स्मृति ईरानी उनके पीछे थी। स्मृति ईरानी जो कि मंत्रालय HRD मिनिस्टर हैं, पंकजा समझ रही हैं, पंकजा स्थिति को समझ रहे। ये भी एक अजीबोगरीब स्थिति है कि एक तरफ पंकजा देखिए जो विधायक है, ये उनकी बेटी पंकजा। प्रमोद महाजन की मौत के बाद पूनम महाजन राजनीति में आई। पंकजा पहले ही आ गई। पंकजा महाजन जो कि राजनीति में आ चुकी हैं, विधायक इस पिछले टर्म में ही हुई थी, और ये कहकर आई थी कि पिताजी का कहना था कि राजनीति के ज़रिए जितने बड़े काम किए जा सकते हैं उसको कहीं ना कहीं उस दिशा में ले जाना ही शायद किसी राजनेता के हक में होता है कि वो उस दिशा में कम से कम काम करे, और राजनीति एक सबसे बेहतरीन मौका होता है। नेताजी पीछे हटिए ना, सामने से दिक्कत क्यों कर रहे हैं आप? तोमर साहब, तोमर जी थोड़ा किनारे हो जाओ यार, थोड़ा किनारे हो जाओ। स्मृति ईरानी, पंकजा रो रही है। जाहिर है एक ऐसे परिवार के लिए एक ऐसा मौका जिसे वाकई किसी को एहसास नहीं होगा, क्योंकि एक जश्न का मौका था। भीड़ में जश्न मनाया जाने वाला था। कलराज मिश्र नजर आ रहे हैं, हर की आंखें नम है। देखिए तो एक तरह की अजीब व गरीब खामोशी पसरी हुई है। पंकजा के परिवार के ये उनकी बेटियां हैं, पंकजा, प्रीतम और यशाद्री, ये 3 बेटियां हैं। गोपीनाथ मुंडे, कोई भरोसा नहीं कर सकता है कि कल रात में कैबिनेट की बैठक में कल बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी के साथ बतौर कैबिनेट मिनिस्टर मौजूदगी थी, आज वही एकदम थम सी गई है हर चीज़। किसी के लिए भरोसा करने का ये मुश्किल है। मुरली मनोहर जोशी वो भी नज़र आ रहे हैं। हर नेता की मौजूदगी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में, और जाहिर है बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता होगा उसके पांव इस वक्त दिल्ली में कम से कम बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे होंगे। मुंबई इंतज़ार जरूर कर रही होगी, भीड़ इंतज़ार जरूर कर रहा होगा अंतिम दर्शन के लिए अपने नेता का। लेकिन ये मौका एक ऐसा पार्टी के लिए, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के लिए सबसे गहरा दुखद क्षण भी है ये, जहां वो महसूस कर रही होगी कि किस स्थिति में पार्टी आकर। ये परली विधानसभा से ही पंकजा चुनाव लड़ी, जहां से उनके पिता ने अपने राजनीतिक जीवन और शिक्षा दीक्षा की शुरुआत की। तो ये सारी चीज़ें बतलाती हैं कि जिस परिवेश से निकली, अब आप कल्पना कीजिए कि राजनीतिक विरासत पंकजा के कंधों पर। पंकजा इस बात को महसूस कर भी रही होंगी। और पंकजा जो है, ये भी हम बता दें कि दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा जो प्रदेश की है उसकी वो अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की सदस्य हैं पंकजा, और वो उन्होंने बाकायदा अपने बारे में जो जानकारी जिस रूप में पंकजा रखती रही हैं उसमें उन्होंने पहचान हमेशा यही दी है कि वो गोपीनाथ मुंडे की बेटी और उनके तरीके राजनीति को वो करना चाहती हैं। तो अब बेटी के तौर पर उनकी मौजूदगी, उनकी दूसरी बेटी प्रीतम डॉक्टर जो है वो भी नज़र आ रही थी। यशाद्री जो कि लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। तो ये सारा पूरा परिवार नज़र आ रहा है। और चूँकि गोपीनाथ मुंडे की पत्नी और पंकजा की माँ प्रमोद महाजन के परिवार से जुड़ी हुई हैं, उनकी बहन थी, तो मुंडे परिवार के साथ महाजन परिवार के लिए भी एक शोकाकुल की स्थिति होगी यहाँ पर। लेकिन ये राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए बेहद गमगीन माहौल। पार्टी का झंडा पार्थिव शरीर पर डालते हुए, पार्टी का झंडा अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, नेताओं की मौजूदगी। हर आंखें समझ रही हैं कि दरअसल किस दौर से ये दौर कैसा है। कलराज मिश्र जो दिखाई दे रहे हैं राजनाथ सिंह जी के बगल में, हर कोई समझ रहा है कि एक ऐसे दौर में इस वक्त पार्टी महसूस अपने आप को कर रही होगी जहां पर उसने सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं खोया है, एक नेता नहीं खोया है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जो कि तारतम्य में बैठाता था बहुत सारी परिस्थितियों के बीच खड़े होकर। और शायद आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति उसे अपने एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की स्थिति में हो रही होगी। ये सारी परिस्थितियों के बीच कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गोपीनाथ मुंडे की आकस्मिक मौत ने हर किसी को हिला कर रख दिया है।
जो उत्साह, जो जुनून इस दौर में जीत का था, जाहिर है उसमें ये कैसा झटका है, कैसा ब्रेक है, जो जाहिर है इस बात का भी एहसास कराता होगा कि आपका मौत पर कोई काबू नहीं है। आपको सिर्फ ये है कि एक जीवन मिला, इसमें आपको एक काम करना चाहिए और शायद आखिरी दम तक लगातार काम। रीमा पराशर हमारे साथ बीजेपी हेडक्वार्टर से ही जुड़ी हुई हैं। वहाँ पर हम नेताओं को, चूँकि रीमा लगातार देख पा रहे हैं, अनंत कुमार हैं, वेंकैया नायडू हैं, सुषमा स्वराज हैं, राजनाथ सिंह हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, कलराज मिश्र हैं, हर नेता को रीमा हम देख पा रहे हैं। आप भी बताइए, आप वहाँ पर क्या देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए प्रसून जी, अब से कुछ ही देर में अब नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर मोहन भागवत, भैया जी जोशी, राम माधव, ये 3 लोग हैं जिनके आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर नेताओं का पहुँचना शुरू है। सभी पार्टी के नेता पहुँच रहे हैं, ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि इस वक्त हम शिवसेना के नेताओं को यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद अब 2 बजे पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और उसके बाद सीधे लातूर यहाँ से रवाना होंगे और उसके बाद कल बीड़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहाँ पर किस तरह के लोगों की मौजूदगी है? कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हर तबका है, किस तरह के लोग हैं वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए सब कार्यकर्ता यहाँ पर लगभग सुबह से ही, जैसे ही ये खबर आई थी तभी पहुंचने शुरू हो गए थे और उसके बाद धीरे धीरे ना सिर्फ जो केंद्रीय मंत्री हैं वो तमाम अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बल्कि पार्टी के कई ऐसे नेता भी हैं, कई ऐसे एमपीज भी हैं जो दिल्ली में नहीं थे लेकिन वो दिल्ली पहुंचे हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। वसुंधरा राजे पहुंची हुई हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री। और अब जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, मुमकिन है कि वो सीधे अब लातूर पहुंचेंगे और लातूर में जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, जब गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, तो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर प्रसून जी, बहुत बड़ी क्षति है इस वक्त बीजेपी के लिए, जबकि विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं और गोपीनाथ मुंडे को हम दिखा रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के घर से भी आया है जो श्रद्धा के फूल जो चढ़ाए जा रहे हैं। वेंकैया नायडू ने उसे मीडिया को दिखलाया भी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी लिखा हुआ था। तो ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि बीजेपी के लिए ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त में पार्टी को देखना समझना। देखिए, शरद पवार नज़र आ रहे हैं, जावड़ेकर साहब तो लगातार रो रहे थे, जिस तरीके से उनकी आंखें नम थी। शरद पवार जब महाराष्ट्र की गद्दी जब इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर संभाली थी, उस वक्त गोपीनाथ मुंडे की एक बड़ी भूमिका थी। गोपीनाथ मुंडे दरअसल जिस बंजारा समाज से आते हैं और गोपीनाथ मुंडे जिस तरीके से शुरुआती दौर में राजनीति में जनसंघ का प्रचार, उसके बाद इमरजेंसी के दौर में काम करना, फिर आरएसएस के साथ इनका लंबा जुड़ाव, इनका शाखा तक में जाना, शाखा लगाना, उसके बाद बीजेपी में एंट्री, अगर उस पूरे दौर को याद कीजिए तो 78 में जिस वक्त मुख्यमंत्री सत्ता पलट हुआ था, उस समय भी एक बड़ी भूमिका। और गोपीनाथ मुंडे को लेकर शरद पवार में गजब की निकटता ये अक्सर नज़र आती थी। और जिस समय बतौर एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार घिरते भी थे तो गोपीनाथ मुंडे संसद के भीतर खड़े होकर बोलते थे कि पवार जी आप तो समझते हैं इन चीज़ों को। और महाराष्ट्र की स्थिति, निर्मला सीतारमण वाणिज्य मंत्री, वह भी नज़र आ रही हैं, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, उनके बेटे, हर कोई वहाँ पर फूलमाला लेकर लगातार जो अब जो स्थिति है उसमें, चूँकि समझ रहे हैं कि ये नेताओं की मौजूदगी है, नेताओं की मौजूदगी के बाद कार्यकर्ताओं की स्थिति आएगी। हम देख रहे हैं खेर, जो कि किरण खेर भी नज़र आ रही हैं, जो कि चंडीगढ़ से चुनाव जीती हैं। लेकिन ये सारे लोगों की मौजूदगी बतला रही है और देखिए किस तरीके की एक खामोशी हर जगह नज़र आ रही है। और ख़ास तौर से गोपीनाथ मुंडे के राम माधव, वह भी नज़र आ रहे हैं, संघ से जुड़े हुए आरएसएस के पुराने प्रवक्ता भी रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में कहीं ना कहीं मोहन भागवत भी पहुँचे हैं, सर संघ चालक मोहन भागवत भी नज़र हमें आ रहे हैं। तो ये बहुत स्थिति, इसलिए हम लगातार इसका जिक्र भी आपसे कर रहे थे कि गोपीनाथ मुंडे सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं, उनके बगल में सुरेश सोनी नज़र आ रहे हैं। सुरेश सोनी को आप देख पा रहे हैं, सुरेश सोनी, मोहन भागवत, राम माधव, ये सभी संघ के ऐसे नेता हैं जिनके जो बता रहे हैं कि दत्तात्रेय भी पीछे नज़र आ रहे हैं, दत्तात्रेय होसबोले भी, पंकजा भी नज़र आ रही है। पंकजा समझ रही हैं कि दरअसल पंकजा राजनीतिक तौर पर कदम उन्होंने रखा जरूर है, लेकिन ये एक ऐसा मौका है। लाल कृष्ण अडवाणी भी पहुंचे हैं। लेकिन हम जिस चीज़ का जिक्र आपसे लगातार कर रहे थे कि गोपीनाथ मुंडे ने बीजेपी की राजनीति को जनसंघ के दौर से देखा समझा जरूर, लेकिन आरएसएस के शिक्षा वर्ग में शरीक हुए, आरएसएस की शाखाएं इन्होंने लगाई, शाखाओं में जोड़ने का काम युवा तबके को किया और इस तरीके से
संघ के भीतर इन्होंने जिस तरह काम किया, ये एक ऐसे दौर की बात हम बता रहे हैं जिस समय आरएसएस के भीतर एक सवाल था कि ओबीसी तबका किस रूप में जुड़े उनके साथ। मोहन भागवत शायद सरसंघचालक इस हकीकत को समझ रहे हैं। सुरेश सोनी की मौजूदगी इस बात को दिखा रही है कि किस तरीके की स्थिति, ये देखिए दोनों बहनें नज़र आ रही हैं, पंकजा और उनकी छोटी बहन नज़र आ रही है। हालांकि 3 बहनें हैं, पंकजा, प्रीतम और यशाद्री। ये हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये जो बहन है उनकी वो यशाद्री है या प्रीतम है। एक डॉक्टर है और दूसरी कानून की पढ़ाई की हुई है। पंकजा की शादी एक डॉक्टर से हुई है, अमित पलवे उनका नाम है। अमित पलवे डॉक्टर हैं और वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर भी उनकी पहचान है, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई भी की है। लेकिन ये एक मिलन जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इस समय तो नहीं है, लेकिन अशोक सिंघल, ये धाराओं की जो मौजूदगी बीजेपी के भीतर है, उन सब की मौजूदगी इस वक्त गोपीनाथ मुंडे के साथ नजर आ रही है। गोपीनाथ मुंडे जो कि बंजारा समाज से आते हैं, लेकिन ये एक वाकई कल्पना करने की स्थिति है कि सरसंघचालक मोहन भागवत से लेकर सुरेश सोनी जो कि पूरी राजनीति को इस दौर में साधते रहे, उनकी मौजूदगी, राम माधव जो लगातार एक तरीके से उस परिस्थितियों को समझ रहे थे कि बीजेपी कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े और संघ जिस एजेंडे को लेकर चाहता है कि राजनीति उस लिहाज से चले, उसे साधने की कोशिश। अरुण जेटली की मौजूदगी नज़र आ रही है, अरुण जेटली भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो भारत की राजनीति में जिस तरीके से वसुंधरा राजे भी नज़र आ रही हैं, उनकी वो भी वहाँ पर पहुँची हैं। हर वो नेता की मौजूदगी जो बीजेपी के भीतर पहुंच सकता है वो पहुंच रहा है। जो नहीं पहुंच पाए उन्होंने अपना ट्वीट के ज़रिए, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो रमन सिंह हो, सब ने अपने अपने तरीके से अपना शोक संदेश दिया है। लेकिन इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर में गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्जित करने के लिए नेताओं की मौजूदगी कतारबद्ध तरीके से, कमोवेश हर कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य के मुख्यमंत्री जो पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरसंघचालक संयोग से दिल्ली में थे तो वह भी बिना देर किए तुरंत पहुंचे। सुरेश सोनी तुरंत पहुंचे, दत्तात्रेय भी हमें नजर आए, होसबोले वो भी पहुंचे, राम माधव भी पहुंचे। और ये एक ऐसा क्षण है जिस क्षण को चूँकि इस दौर में काम करना है, आगे बढ़ना है, इन सब दृष्टि के बीच एक ऐसी राजनीतिक शून्यता आ जाए जहां पर किसी की मौत हो जाए, वो भी अकस्मात हो जाए, उम्मीद नहीं, भरोसा थावरचंद भी नज़र आ रहे हैं हमें। ये सारे लोगों की मौजूदगी बता रही है कि हर कोई समझ रहा है कि रास्ता निकालना है देश के लिए, क्योंकि देश की विकट परिस्थितियों का जिक्र लगातार बीते दिनों चुनाव के दौरान में जिस तरह हुआ है, उम्मीद बहुत है। लेकिन इस तरीके से जो भी विधान है उसमें अगर मौत हुई है और झटके में मौत हो गई है, इससे अभी उबर पाने में वक्त लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसी अकस्मात मौत हुई है जिसमें किसी को उम्मीद को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ रहे थे और उसमें ये झटका लग गया। पंकजा, उनकी बेटी और उनके साथ उनकी छोटी बहन पंकजा की, यानी गोपीनाथ मुंडे की छोटी बहन, वो भी नज़र आ रही हैं। पंकजा परली से ही चुनाव जीती, पिछली बार जीती थी चुनाव, इस बार अब चुनाव लड़ने जा रही हैं, दोबारा परली से चुनाव लड़ेंगी। पंकजा सामान्य तौर पर राजनीति में ये बार बार कहती थी कि पिता ने जो सीख दी उसी सीख के रास्ते चलते हुए वो लोगों से जुड़ते हुए राजनीति करना चाहती हैं। ये नहीं है कि वो आगे बढ़ गई तो पिछले की स्थिति भूल जाएंगी। गोपीनाथ मुंडे की खासियत भी यही रही कि जिन परिस्थितियों से गोपीनाथ मुंडे निकले वो ग्रामीण परिस्थितियां थी। उन्होंने देखा वहाँ पर किस तरीके से शिक्षा की स्थिति है, इसीलिए गोपीनाथ मुंडे ने सबसे पहला काम नुमाइंदगी करने की स्थिति में जब वो आए थे और विधायक बने थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने विधायक नीति से स्कूल बनवाया था वहाँ पर, उसके बाद वहाँ कॉलेज बनवाया, उसके बाद वहाँ पर टेक्निकल सेंटर बनवाया, उसके बाद वहाँ पर बिजली की कमी थी तो वहाँ पर उन्होंने पावर प्रोजेक्ट लेकर आए। ये सारी परिस्थिति बताती है कि गोपीनाथ मुंडे इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि दरअसल जिस परिस्थिति से वो निकले, उन परिस्थितियों में अगर लोग उनके साथ तभी जुड़ेंगे। साथ जुड़ते चले जाएं, क्योंकि साथ में उनके काम, उनकी पहचान बन जाएं। और गोपीनाथ मुंडे ने इसे बाखूबी किया। लेकिन एक सच यह भी है कि मराठवाड़ा की स्थिति बीते दिनों जब वहाँ पर सूखा पड़ गया या पानी की किल्लत थी, तो ये नज़र भी आया था किस तरीके से बीड़ में भी पानी नहीं था।
लातूर में पानी नहीं था। जो अगल बगल के पूरा मराठवाड़ा का इलाका बेहद सूखा था। विदर्भ तो यूं भी सूखा था, विदर्भ में कुछ बारिश फिर भी हुई थी, लेकिन मराठवाड़ा में पिछली गर्मी में बिल्कुल बरसात नहीं हुई थी। और उस स्थिति में भी लोग गोपीनाथ मुंडे को याद करते थे, जो लगातार इस बात की व्यवस्था करा रहे थे कि किसी भी तरीके से पानी की किल्लत को दूर किया जा सके। वो खुद अपने इलाके का दौरा कर रहे थे उस वक्त, तमाम नेताओं की मौजूदगी, अंतिम सलामी देते हुए। और यह बालकृष्ण में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। बालकृष्ण, आप बताइए, क्योंकि हम लगातार देख पा रहे हैं नेताओं की आवाजाही, श्रद्धा सुमन अर्पित करना अटल बिहारी वाजपेयी जी के निवास से भी आया, अलग अलग जगहों से जो भी आ रहा है श्रद्धा सुमन सभी अर्पित कर रहे हैं। तमाम नेता, उनके परिवार के जन, राष्ट्रपति के घर से भी, राष्ट्रपति के निवास से जो सलामी दी गई वो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि राष्ट्रपति के यहाँ से जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। बालकृष्ण, आप बताइए, आप वहाँ पर क्या क्या देख पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी का जो दफ्तर है प्रसून बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के नेताओं से, और लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। जो लोग काफी चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था है, हालांकि उसके बावजूद बहुत से कार्यकर्ता भी हमने देखा कि बीजेपी दफ्तर के चारों तरफ बहुत से लोग आए हुए थे और लगातार नेताओं का यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू है। उनके परिवार के लोग यहाँ आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो उनके आंखों में हम आंसू देख सकते हैं। बहुत सारे नेता हैं जो कि बहुत उनके परिवार के लोगों को ढाढ़स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे नेता इसमें से ऐसे हैं जो कि दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, जैसे वसुंधरा राजे बाहर से आई हैं, और कुछ नेता, खासतौर पे महाराष्ट्र के जो नेता हैं, वो उसमें से कई नेता यहाँ श्रद्धांजलि देने के बाद पार्थिव शरीर को, जो उनकी अंतिम संस्कार है, उसमें शामिल होने के लिए भी जाएंगे। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो उस वक्त यहाँ पे जो माहौल है वो ऐसा है कि बहुत सारे वसुंधरा राजे हैं, उनकी आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। लगातार जो नेता यहाँ पर आ रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं पार्थिव शरीर पर। वसुंधरा राजे पंकजा से मिलती हुई। पंकजा लगातार रो रही है। पंकजा बड़ी बेटी, ये हम बता दें आपको, पंकजा ने पिछले चुनाव में ही परली से चुनाव जीता, विधायक बनी, फिर उनकी शादी हुई। शादी डॉक्टर से हुई जो कि एक इंडस्ट्रिस्ट के तौर पर पहचान है। इसके अलावा दो और बहनें, प्रीतम जो कि डॉक्टर है और यशाद्री जो कि कानून लॉ की पढ़ाई कर चुकी हैं। और इन सब लगातार पंकजा रो रही है। और जिस तरीके से माहौल इस वक्त जितना गमगीन नज़र आ रहा है बालकृष्ण, उसमें हमने देखा सरसंघ चालक मोहन भागवत आए, वहाँ पर सुरेश सोनी पहुँचे, राम माधव पहुँचे। परिजनों के बीच लगातार जितने भी नेता आ रहे हैं पंकजा को ढांढस बंधा रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी शून्यता की स्थिति है जिसमें हर कोई समझ रहा है कि एक ऐसे यही हेडक्वार्टर जो पिछले कुछ घंटों तक भी ये या कल तक भी एक उम्मीद और आश्रय और उन्माद और उत्साह में डूबा हुआ था, ये पूरा का पूरा 16 तारीख से हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में। लेकिन इतना गमगीन माहौल इस झटके के साथ आएगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। वहाँ पर अब क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ देर में पहुँचेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की तैयारी है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था उस हिसाब से की गई और उम्मीद है कि थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और प्रश्न आपने सही कहा, मैं थोड़ी देर पहले उनके घर पर गया था जहाँ से वो सुबह निकले थे। वहाँ पे बहुत अजीब सी स्थिति थी, क्योंकि अगर आप घर पे जाएं तो देखिए अभी भी उनके घर के बाहर जो बैनर जो उनके प्रशंसकों ने उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने पर लगाए थे, जिसमें उनको बधाई दी गई थी, बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छी तस्वीरें लगी हुई थी, उनके प्रशंसकों ने लगाई थी उनको बधाई देने के लिए। और गोपीनाथ मुंडे यहाँ पर घर पर अकेले रहते थे, उनका परिवार यहाँ नहीं रहता था, सिर्फ एक कुक के साथ यहाँ पर रहते थे और एक माली, यही दो उनके स्टाफ था। और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से रहते थे। उनका कोई, अगर आप उनके घर पहले जाएं तो कोई लाव लश्कर बहुत उसको पसंद नहीं करते थे। वो बहुत ही सिर्फ 2 लोगों का स्टाफ, हमने कोशिश की थी उस कुक से बात करने की, लेकिन उसकी बताया गया हमें कि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, वो बहुत घबराया हुआ है, बहुत सदमे में है, बात करने की स्थिति में नहीं है। कल रात जैसा कि आपको पता है कि बैठक थी सारे मंत्रियों की नरेंद्र मोदी के साथ। उस बैठक में शामिल होने के बाद जब लौटे थे देर रात घर, तो उसके बाद भी काफी देर तक लोगों से उनके मुलाकात का सिलसिला चलता रहा था। कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए, क्योंकि उनको आज जाना था, यहाँ से दिल्ली से बाहर जा
रहे थे और सुबह जब वो उठे तो उठने के बाद वो अपने घर में जो लॉन है वहां पर टहले भी थे, मॉर्निंग वॉक भी किया था और उसके बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकले थे। और जिस तरह की खासतौर पर लोग इस बात को देखकर बहुत सदमे में है कि जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप गाड़ी की हालत देखें तो उसको देखकर नहीं लगता है कि इसमें किसी की जान जा सकती है, लेकिन एक देखने में जो मामूली सा एक्सीडेंट है वो एक्सीडेंट इतना बड़ा साबित हुआ कि उसमें गोपीनाथ मुंडे की जान चली गई। बहुत बड़ी क्षति सिर्फ बीजेपी के लिए तो है ही, जो दूसरे बहुत सारे नेता उनके हम लगातार देख रहे हैं कि उनकी शोक के संवेदना के मैसेज आ रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका दूसरी पार्टियों के लोगों से भी, बहुत सरल व्यक्ति थे, इससे बहुत दोस्ताना संबंध थे उनकी दूसरी पार्टी के नेताओं से भी। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव सिर पर हैं, लगातार उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आ रहा था, तो बीजेपी के लिए इस सदमे से उबरना मुश्किल होगा, बहुत कठिनाई होगी। जी यकीनन। और ये बालकृष्ण ये भी बताएं कि दरअसल बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो कि जमीनी स्तर से निकल कर, क्योंकि जिस वातावरण को इन्होंने अपने गांव में देखा, फिर परली में देखा, क्योंकि पेड़ के नीचे पढ़ाई की, परली में आए तो जिला परिषद के स्कूल में गए, फिर अम्बे जोगई में जब बीए में नाम लिखाया कॉलेज में, वहाँ पर प्रमोद महाजन से दोस्ती हुई, कभी जनसंघ का प्रचार किया, आरएसएस की शाखाएं भी लगाई इन्होंने। और यही मेरे जहन में आ रहा था कि एक ऐसा शख्स इस वक्त जिसकी मृत्यु हुई, और जब सरसंघ चालक मोहन भागवत जी वहाँ पर नज़र आ रहे थे, सुरेश सोनी नज़र आ रहे थे, राम माधव, तो ये सवाल हर किसी के जहन में हो सकता है कि बीजेपी का एक कैबिनेट मिनिस्टर है तो क्यों आए हैं वहाँ पर। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ये पहला प्रयोग था जब ओबीसी का कोई शख्स आरएसएस के शाखाओं को लगाता था, और ये मराठवाड़ा में उस वक्त बड़ी चर्चा हुआ करती थी। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम जिसका जिक्र लगातार कर रहे थे कि एक ऐसे शख्स की मृत्यु अकस्मात हुई है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय प्रधानमंत्री मोदी को रही होगी। बालकृष्ण बिल्कुल सही कहा आपने प्रसून, और खास तौर पे जिस तरह का व्यक्तित्व आपने उनके बात की, उनके रूट्स की, खुद गोपीनाथ मुंडे ने एक बार लिखा था, उन्होंने खुद अपने ब्लॉग पे लिखा था कि किस तरह से बहुत एक मामूली परिवार से वो आए थे और बहुत ही एक साधारण परिवार से आकर एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ाई करके वो अपने दम पर यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन खास बात ये थी कि ऐसी अपने इस बैकग्राउंड को, अपने इस साधारण से परिवार, किसान परिवार से यहाँ तक की जो यात्रा थी, इस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी वो बहुत ही सरल व्यक्ति थे, बहुत ही उनमें कोई बदलाव नहीं था। उनके अगर आप उनके घर पे जाके देखें, दफ्तर पे जाके देखें, मुझे याद आता है कि जब वो पार्लियामेंट में कई बार हमने उनको देखा था कि जब वो संसद से निकल के कॉरिडोर में चलते थे तो लगातार उनसे नमस्कार करने वालों का, उनसे हालचाल पूछने वालों का, उनसे मुलाकात करने वालों का एक लंबी लाइन होती थी। बहुत सारे लोग, हर 2 कदम पर उनको लोग मिलते थे जिनको वो नमस्कार करते थे, और गोपीनाथ मुंडे को हम देखते थे कि सबसे वो मिलते थे, मुस्कुराकर बात करते थे। और खास बात यह है कि दूसरे जो पार्टी के नेता हैं, दूसरे पार्टी के नेताओं में भी उनके जो व्यक्तिगत संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। खासतौर पे महाराष्ट्र के जो नेता थे, महाराष्ट्र के नेताओं में शायद ही कोई नेता ऐसा हो जिसका कि गोपीनाथ मुंडे से व्यक्तिगत रिश्ता नहीं हो। इसलिए जो लगातार हम देख रहे हैं शोक संवेदना, वो हम देख रहे हैं कि हर तरफ से लोग उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।